बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पीछे एक देवर के साथ बैठी बड़े गौर से फरहत को देख रही थी। मुझे वो ठीक नहीं लग रही थी। बार बार दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था, लेकिन मैं वैसे ही इस ख्याल को मुसलसल झटकती जा रही थी, क्योंकि वो गैर शादीशुदा थी और ऐसी हालत तो किसी भी हामला औरत की होती है। जब मुसलसल एक ही बात मेरे दिमाग में जड़ पकड़ गई तो मैंने ला हौल वला कुव्वता पढ़ना शुरू कर दिया कि ऐसे मुझे नहीं सोचना चाहिए। मगर फरहत, वो उसका बाप है तो वो क्यों एक जानिब खामोशी से बैठी है? वो रो नहीं रही थी, बस चुप करके बैठी हुई थी। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि जिनके बाप मरते हैं वो खामोशी से बैठकर मैयतें नहीं देखा करते, बल्कि धाड़े मार मार कर रोते हैं। अभी कुछ महीने ही हुए थे जब से वो दोनों बाप बेटी हमारे मोहल्ले में आकर शिफ्ट हुए थे। बाकी मोहल्ले वालों के साथ तो उनकी इतनी बातचीत नहीं थी, मगर चूंकि मेरे और उनके घर की दीवार एक ही थी तो हम दोनों अक्सर औकात बात वगैरह कर लिया करते थे। शुरू शुरू में मुझे वो बड़ी चुप चुप लगती थी। मैं उससे बातें करती रहती और वो कोई जवाब ही नहीं देती थी। कुछ दिन तो ऐसा ही चला, जिससे मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। लेकिन मैं थी सदा की मुंह फट, सो मैंने सीधे साधे अंदाज में पूछ ही लिया, देखो, अगर तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता तो मैं तुमसे मुखातिब नहीं होती हूँ, मगर तुम यूँ खामोश रहती हो तो मुझे अपनी बेइज्जती लगती है। तब जाकर उसने इशारे से बताया कि वो बोल नहीं सकती और गूंगी है। ये बात सुनकर तो 2 रातें मुझे नींद ही नहीं आई। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई एक मर्तबा उसे देखता तो वो बार बार नजर जरूर डालता, लेकिन किस्मत की सितम जरीफी कि वो बोल नहीं सकती थी। मुझे उस पर बहुत ज्यादा तरस आया। खैर, फिर उसके बाद मैं ही बातें करती थी और वो इशारों से मुझे कुछ बताने की कोशिश करती, मगर मुझे कभी भी उसकी कोई बात समझ नहीं आई। अलबत्ता मैं इस बात में सर जरूर हिला देती कि उसे बुरा ना लगे कि मैं उसकी कोई बात समझ ही नहीं पा रही हूँ। अब जब उसके बाप की वफात हुई थी तब भी वो बड़ी संभली हुई लग रही थी, जिस पर मुझे अचंभा तो हुआ, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी जानिब मोहल्ले की ड्रामेबाज खवातीन दाड़े मार मार कर रो रही थी, जैसे बाप फरहत का नहीं उनका गया हो। उस पर मुझे हंसी तो बहुत आई, मगर अब क्या फौदगी पर बैठकर हंसती, सो खुद पर जब्त कर लिया। जब जनाजा उठाने लगे तब भी मैंने देखा फरहत ने आगे बढ़कर एक मर्तबा भी उन्हें नहीं रोका और एक जानिब खामोशी से बैठी थी, वैसे ही बैठी रही। उसकी आंखों के नीचे काफी हल्के पड़े हुए थे और कमजोर भी बहुत लग रही थी। उसे मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, दिल ही दिल में ये सोचकर मैं घर की जानिब जाने लगी, क्योंकि जनाजा चला गया था। जैसे ही मैं दरवाजे में पहुंची तो पीछे एकदम से शोर मच गया और औरतें एक जगह जमा हो गई। मैं भी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वापस पलटी कि देखूं आखिर यहां हुआ क्या है, मगर जो देखा वो मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक था। सामने फरहत बेहोश पड़ी नीचे लुढ़की हुई थी। ये तो होना ही था, चाहे वो जितना भी गम बर्दाश्त कर लेती, मगर बाप का दुख तो दुख ही होता है। सब खड़ी बेचारी बेचारी कर रही थी, मगर किसी ने भी इतनी जहमत नहीं की कि उसे डॉक्टर के पास ले चलें। सो मैंने पहले सोचा कि डॉक्टर को घर पर ही ले आती हूँ, फिर सोचा रहने देती हूँ, इन औरतों ने वहां भी उसे सुकून नहीं लेने देना है, सो इसे क्लिनिक पर ही ले जाऊं। ये सोचकर 1-2 लड़कियों की मदद से मैं उसे क्लिनिक पर लाई तो डॉक्टर ने उसे देखते ही अपना शुबा जाहिर कर दिया। मुझे तो ये लड़की हामला लगती है, बाकी एक मरतबा चेक भी कर लेती हूँ मैं। उसने चेक किया तो चौंक कर बोली, ये तो 4 माह की हामला है और बच्चा भी कमजोर सा दिखाई दे रहा है। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई थी उसने कभी नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है या ऐसी भी कोई बात है। मैंने उसे गैर शादीशुदा ही समझा था, लेकिन फिर ये 4 माह का बच्चा ये कहाँ से आ गया? वो अभी तक खामोश थी, जिसके पेश नज़र डॉक्टर ने उसे ड्रिप लगा दी और हिदायत दी कि जब ये ड्रिप खत्म हो तभी घर लेकर जाना, इससे पहले मत जाना। मैं भी खामोशी से वहीं पर बैठ गई। अगर उसका कोई और सहारा या रिश्तेदार होता तो मैं उसे वहां छोड़कर चली जाती, मगर उस वक्त वो बेबस और मजबूर थी। भले से वो गुनहगार भी थी, मगर मुझे उसकी मदद करनी थी। काफी देर बाद जब ड्रिप खत्म हुई तब जाकर फरहत की आंख खुली। मैं उसे वहां से घर ले आई। दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे, मगर मैं अभी फिल वक्त उससे नहीं पूछना चाहती थी, क्योंकि कुछ देर पहले ही तो उसके बाप का जनाजा यहां से उठा था। घर जाकर मैंने उसे एक नींद की गोली देकर सोने के लिए लिटा दिया और खुद अपने घर आ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी मुझे अपने घर आए जब हल्का हल्का शोर सुनाई दिया। वापस जाकर देखा तो वो जाग रही थी और बुरी तरह से घबराई हुई थी, गोया किसी डरावने ख्वाब से जागी हो। क्या बात है फरहत, ऐसे क्यों कर रही हो? कुछ चाहिए क्या? ये सुनकर वो मेरे गले से लगकर बहुत रोई। मैंने उसे बमुश्किल चुप करवाया तो उसने दराज में से एक तस्वीर निकालकर मेरे सामने कर दी और उस पर हाथ मार मार कर इशारे करने लगी। मैं समझ सकती थी कि उसे अपने बाप की कमी महसूस हो रही है, तभी तो वो ये सब कुछ कर रही है। मैं उसे जितनी तसल्ली दे सकती थी देती रही,
फिर उठकर उसे खाना भी अपने घर से ही लाकर दिया, जिसे खाने के बाद वो काफ़ी हद तक पुरसुकून होकर वापस लेट गई। फिर मैंने उससे वही सवाल पूछा जो मेरे दिल में कितनी ही देर से कुलबुला रहा था। उसे सुनाई साफ देता था, मैं जानती थी। सो तहम्मुल से बात शुरू करते हुए कहा, जानती हो, अभी कुछ देर पहले तुम बेहोश हो गई थी। उसने इस बात में सर हिलाया। तो मैंने कहा, जानती हो डॉक्टर ने क्या बताया है? इस पर वो एकदम से परेशान हो गई, मगर साथ ही नफी में गर्दन भी हिलाई। तो मैंने बता दिया कि तुम 4 माह की हामला हो। ये सुनकर वो एकदम सख्ती में आ गई। उसके तासुरात देखकर मुझे साफ अंदाजा हो रहा था कि यह खबर उसके लिए नई है। वो नहीं जानती थी कि वो हामला है। क्या तुम शादीशुदा हो? मैंने अपने वहम को दूर करने के लिए पूछा। तो पहले तो वो रुक गई, फिर आहिस्तगी से नफी में गर्दन हिलाई। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि पता नहीं कौन इस लड़की के साथ ज्यादती कर गया था। क्या तुम अपने मुजरिम को जानती हो? मैंने आहिस्तगी से पूछा। तो वो कुछ देर चुप रही। मैंने फिर पूछा, बताओ फरहत, क्या तुम अपने मुजरिम को जानती हो? अगर उसका पता चल गया तो हम तुम्हारे लिए लड़ सकते हैं। ऐसा तो जिंदगी नहीं गुजरेगी। देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास कमाने वाला भी नहीं। आगे बच्चा होगा, उसे कौन पालेगा? और तुम बताओ, क्या तुम इस दुनिया की भेड़ियों के दरमियान रहकर नौकरी करोगी? कैसे जी सकोगी तुम? जो भी इस बच्चे का बाप है, मुझे बताओ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं जैसे जैसे बोलती जा रही थी, फरहत की आंखों में आंसू झड़ी की सूरत में बहने लगे। मैंने नरमी से उसके आंसू साफ किए और फिर पूछा, बताओ, कोई तो इशारा दो। उसने कांपते हाथों के साथ अपने बाप की तस्वीर उठाई और उसकी जानिब इशारा करने लगी, जिसे देखकर मुझे लगा कि शायद वो ये कह रही है कि मेरा बाप मर गया है और तुम ऐसे ऐसे सवालात पूछ रही हो। मैं उसकी मदद करना चाहती थी, मगर तब तक ये सब मुमकिन नहीं था जब तक वो अपने मुजरिम का नाम ना बताती। सो मैं गहरा सांस लेकर उठ गई और नरमी से कहा, चलो तुम आराम करो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा शोर कर देना, मैं खुद ही आ जाऊंगी। मैं जाने लगी तो देखा कि वो तब भी रो रही थी। पता नहीं वो बेज़बान लड़की मुझसे क्या कहना चाहती थी। मैं अपने घर आ गई। वहाँ एक और भी मोहल्ले वाली आई हुई थी और धीरे से मुझे कहने लगी, ये फरहत मुझे ठीक नहीं लगती। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। हालांकि मैं उसके ठीक नहीं वाले मतलब को अच्छे से समझ पा रही थी, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने और तस्दीक करने से पहले ही मुझे भी शक हो गया था कि वो हामला है। मुझे लगता है कि वो लड़की पेट से है। देख नहीं रही थी क्या गिरी गिरी तबीयत थी उसकी? मैंने आहिस्तगी से कहा, तुम ठीक कहती हो। डॉक्टर ने भी बताया है कि वो 4 माह की हामला है। मगर तुम किसी को मत बताना। और यहीं पर मुझसे गलती हो गई। अगर मैं चाहती थी कि वो ये बात किसी को ना बताए तो मुझे ही उसे ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। मगर अब जो हो गया था उसे कौन रोक सकता था? मुझे नहीं मालूम कि कैसे, मगर 2 दिन के अंदर अंदर पूरे मोहल्ले को इल्म हो गया कि वो हामला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कि उसके हमल को 4 दिन हो गए हैं। ये बात मेरे तक पहुंची तो मैं उसी पड़ोसन के घर गई और गुस्से से पूछा, ये सब कुछ तुमने क्यों बताया? वो मजबूर और बेबस है। कोई उसके साथ जुल्म करके चला गया है, तो बजाय उसका साथ देने के तुमने पूरे मोहल्ले में ये भांडा फोड़ दिया। अरे आज उसका राज नहीं रख पाई तो कल को तुम्हारा राज कौन रखेगा? मेरी बात पर शर्मिंदा होने के बजाय वो तलखी से बोली, ये सब कुछ तुम मुझे सिखा रही हो? ये सोचो, अगर किसी ने खुद से बदकारी की हो तो फिर बताओ क्या जवाब है तुम्हारे पास? हमारे घरों में भी बेटियां हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? बस मैं नहीं रहने दूंगी उसे इस मोहल्ले में। रहना है तो कहीं और जाकर रहे। कुछ महीने पहले ये दोनों बाप बेटी कहाँ से आए, न किसी को पता न खैर खबर। अब सुनने को मिल रहा है कि वो हामला भी है। जाओ तुम अपना इलाज करवाओ और उससे दूर रहो। ये ना हो कि तुम्हारी नेकियां तुम्हारे ही गले पड़ जाएं। वो काफ़ी खरांट औरत थी, उसके साथ मैं बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकती थी। सो खामोशी से बगैर कुछ कहे ही वापस आ गई। मैं काफ़ी परेशान थी और ख़ुद को बार बार कोस रही थी, क्योंकि ये सब कुछ जो भी हुआ था मेरी वजह से हुआ था। ना मैं किसी को बताती और ना पता चलता, बस खामोशी से उसका हमल गिरवा देती या इस अरसे में किसी को भी पता ना चलने देती। एक तो वो बहुत ही मासूम सी लड़की है। मुझे अपना आप उस लड़की का मुजरिम लग रहा था। कहाँ मैं उसकी मदद करने चली थी और कहाँ उसे मुश्किल में डाल दिया था। शाम तक मैं ऐसी सोच में मगन थी जब अचानक मुझे फरहत के घर में काफ़ी शोर शराबा सुनाई दिया। भागकर दीवार से देखा तो मोहल्ले वाले उसके घर में जमा थे। मैं जल्दी से उसके घर गई तो सभी मोहल्ले वाले बावले हो रहे थे। उसे कह रहे थे कि अभी और इसी वक्त ही मोहल्ला छोड़कर चली जाओ। हम तुम जैसी बदकिरदार लड़की को कभी भी अपने मोहल्ले में रहने नहीं देंगे। न आने का पता है न जाने का, न जाने माजी कैसा है तुम्हारा। वो लोग तो इससे भी ज़्यादा सख्त बातें कह रहे थे। मैंने सबको पुरसुकून करने की कोशिश की और कहा, हम मिलकर इसका मुजरिम ढूंढते हैं। मगर मोहल्ले वाले उल्टा मुझ पर ही चढ़ दौड़े
और कुछ ही देर में मुझे ये फैसला सुनने को मिला कि तुम जो इसकी ज्यादा हिमायती बन रही हो, गुनाह की तरगीब दे रही हो। तुम्हारा भी इस मोहल्ले में रहना ठीक नहीं है, इसी के साथ यहां से चली जाओ। मैं एकदम हक्का बक्का रह गई। मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, वो तो उल्टा मुझ पर ही चढ़ दौड़े। मैं पिछले 10 साल से यहां रह रही हूं, आप लोग मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते, मैंने चीखते हुए कहा। तो उन्होंने मेरे शौहर को मारना शुरू कर दिया। मेरे घर का सामान उठा उठाकर घर से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। एक ही लम्हे में वो बरसों के जानने वाले मोहल्लेदार मुझे अपने जानी दुश्मन नजर आने लगे। मैं फरहत की मदद करते करते खुद अजाब में पड़ गई थी। शाम तक हम सब वहां से चले गए। मैंने फरहत को भी अपने साथ ले लिया। अब उसके खातिर दरबदी बर्दाश्त की थी, तो अब मैं उसकी पूरी मदद करूंगी। इस सोच को अच्छे से दिमाग में बिठा लिया। हम सब गली में खड़े हुए थे। मैंने अपनी बहन को फोन कर दिया था कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। बस हम रक्षे का इंतजार कर रहे थे, तभी उस गली में एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी, स्याह रंग की। ऐसी गाड़ी उस पूरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं थी। उस गाड़ी में से एक औरत और मर्द बाहर निकले और तेजी से फरहत के पास जाकर उससे कुछ पूछने लगे। वो हमसे थोड़ी अलग खड़ी थी, सो उन लोगों की बातें हम नहीं सुन पा रहे थे। सारे मोहल्ले वाले अपने अपने घरों से बाहर ही निकल कर खड़े थे, ताकि हमें वहां से भेजकर ही दोबारा अपने अपने घरों में जाएंगे। वो मुझे भी इतनी आसानी से वहां से ना निकाल सकते अगर मेरा घर किराए का ना होता। उन्होंने मालिक मकान को भी अच्छी खासी धमकियां दी थी कि अगर उसने ये घर खाली नहीं करवाया तो अंजाम का जिम्मेदार वो खुद होगा। सो उसी ने हमें वहां से निकल जाने का बोला था। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं था। लेकिन जब वो बड़ी गाड़ी वाले मर्द और औरत फरहत से बात करने लगे तो सब मोहल्ले वालों को सांप सूंघ गया। साफ दिखाई दे रहा था कि उनकी सिट्टी बट्टी गुम हो चुकी है। चलो हमारे साथ, ये वो वाहिद जुमला था जो उस मर्द ने फरहत से कहा और हमें सुनाई दिया था, मगर उसने जाने से इनकार कर दिया। साथ ही मेरी जानिब इशारे से कुछ कहा तो वो औरत शायद समझ गई थी। तभी उसने मुझे और मेरे बच्चों को भी गाड़ी में बैठने का बोला। जब फरहत भी गाड़ी में बैठ गई तो वो औरत गुस्से से बोली, ये जो कुछ तुम लोगों ने किया है याद रखना, मैं तुम सब पर FIR दर्ज करवाऊंगी। जब तुम्हें तुम्हारे घरों से पुलिस लेकर जाएगी तब भी इतने ही पुरसुकून रहना, समझ रहे हो ना तुम सब। उस औरत की बात पर अब भी वहां सन्नाटा था। फिर एक दो आदमी आगे बढ़े और कहा, फरहत को उतार दे, हमें कोई मसला नहीं है इसके यहाँ रहने से। हम तो बाकी सबकी बातों में आ गए थे। उनकी देखा देखी और लोग भी घबरा कर फरहत को वहां रहने के लिए कहने लगे, मगर वो औरत पहले से ज्यादा गुस्से में आ गई और कहा, अब फरहत नहीं उतरेगी, सिर्फ पुलिस ही उतरेगी। चलो ये तो बदकार थी, तो इस बेचारी औरत का क्या कसूर था जिसे निकाल रहे हो तुम सब लोग। उस औरत ने मेरी जानिब इशारा किया तो मैं हैरान रह गई। यानी खड़े खड़े ही फरहत ने उसे पूरी बात बता भी दी थी, मगर वो कौन थी ये सोच सोचकर मेरा तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा था। लोगों ने एकदम से हंगामा शुरू कर दिया कि वो नहीं जाने देंगे, मगर वो औरत जो भी थी बेहद दलेर थी। वहीं उसने पुलिस को फोन मिला दिया और लाउड स्पीकर ऑन करके बात करने लगी। साथ ही ये भी पुलिस को बता दिया कि फला मोहल्ले के लोग उसे डरा रहे और रास्ता बंद करके रखा है। तो क्या चाहती है मैडम आप, हम वहां आ जाएं अगर हालात कंट्रोल नहीं हो रहे तो। उस औरत ने एक आईब्रो उचकाकर मोहल्ले वालों की जानिब देखा। बस इतना करने की देर थी, वो जो काफी देर से रास्ता बंद किए खड़े थे एकदम ही पीछे हट गए और जगह छोड़ दी। उस औरत ने तंजिया मुस्कुराहट मोहल्ले वालों की जानिब उछाली और पुलिस एहलकार को यह कहकर फोन रख दिया कि अभी इसकी जरूरत नहीं, जब होगी तो बता दूंगी। उसके बाद हम चल पड़े। मैं नहीं जानती थी कि वो औरत कौन है और हमें कहां पर लेकर जा रही है। मुझे लगा था कि वो फरहत के रिश्तेदार है, तभी हम भी सुकून से बैठे हुए थे। कुछ ही देर में वो गाड़ी एक बड़े से घर में दाखिल हुई जिसके बाहर बावर्दी गार्ड खड़े हुए थे। जब अंदर गए तो वो घर किसी महल से कम नहीं था। बेहद खूबसूरत और प्यारा सा घर। ऐसा घर मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा था। हमें लाउंज में बिठाकर उस औरत ने मुलाजमा से कहा कि पहले चाय लाओ फिर खाना बनाना, और खुद अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही मैं फरहत के पास आकर बैठ गई और हैरत से बोली, तुम्हारे रिश्तेदार इतने अमीर भी हैं, तुमने कभी बताया नहीं। उसने मेरी बात पर नफी में हाथ हिलाया तो मैं बड़ी हैरान हुई कि भला अब इसका क्या मतलब। मैंने एक और कोशिश की और कहा, रिश्तेदारी है ना तुम्हारी, लगता है काफी करीब का रिश्ता है तुम्हारा इनके साथ। अब की मर्तबा फरहत ने हाथ के साथ अपना सर भी नफी में हिलाया, जिस पर मैं चौंक गई। क्या मतलब, रिश्तेदार नहीं है? उसने फिर नफी में गर्दन हिलाई तो मुझे कुछ होने लगा। कैसे ये औरत फिर तुम्हें अपने साथ ले आई और तुम चली भी आई? क्यों मुझे नहीं बताया? देखो, एक मुसीबत से निकले हैं, दूसरी मुसीबत में मत डाल देना। चलो उठो, हम अभी जाएंगे यहां से। हैरत है, तुम जानती नहीं उन्हें और उनके साथ आ गई हो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ही करूं। मुझे फरहत से ज्यादा अपनी बेवकूफ़ी पर हैरानी हो रही थी।
कि कम से कम मुझे वहीं पर उससे पूछ लेना चाहिए था कि ये कौन लोग हैं, तुम्हारा क्या रिश्ता है। बस खामोशी से मैं भी गाड़ी के रोब में बैठ गई। मेरे पूरे बदन में सनसनाहट होने लगी थी और उस लम्हे पछतावा भी हो रहा था जब मैं फरहत के साथ अस्पताल गई थी। ना वहां जाती और ना ये सब कुछ भुगतना पड़ता। मैंने तेजी से कहा, अब सुकून से बैठी हुई हो, चलो उठो, चले यहां से। अगर नहीं जाना तो तब भी बता दो। तुम्हारी वजह से मुझे अपना घर तो छोड़ना पड़ ही गया है, अब मैं मजीद मुसीबत नहीं मोल लूंगी। इस बात पर वो परेशान होकर इशारों की जबान में मुझे कुछ बताने लगी, मगर मैं उस वक्त कुछ भी समझने की कैफियत में नहीं थी। बस ये दुआ कर रही थी कि उस औरत के वापस आने से पहले किसी न किसी तरह हम यहां से निकल जाए। मगर वही होता है जो लिखा जा चुका होता है। सो ऐसा ही हुआ, वो औरत वापस आ गई और मुझे भी सुकून से बैठने का कहा। मैं थूक निकल कर बैठ तो गई, मगर चैन नहीं आ रहा था। यही तजस्सुस बार बार सता रहा था कि अगर ये जानती नहीं है तो फिर क्यों आई है वहां पर। नहीं नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं करता, जानती ही होगी फरहत को। फरहत के इशारे मुझे कहाँ समझ आते हैं। मैं खुद से ही बैठी सवाल जवाब कर रही थी जब वो औरत बड़ी नज़ाकत से बोली, क्या कोई मसला है या कोई बात परेशान कर रही है? आप चाहें तो पूछ सकती हैं। मैंने मौका गनीमत जानते हुए पूछ ही लिया, क्या आप फरहत के रिश्तेदार हैं? इस बात पर पहले तो उसने मुझे चौंक कर देखा, उसके बाद हंसते हुए बोली, आपको फरहत ने कहा है कि मैं इसके रिश्तेदार हूं? मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, नहीं, वो आपने हमारी मदद की है तो साफ जाहिर है आप इसे जानती ही होंगी। वो औरत अब भी मुस्कुरा रही थी। नहीं, मैं नहीं जानती, ना फरहत को ना ही आपको। उसने तहम्मुल से अपनी बात मुकम्मल की। मैं तो चुप की चुप रह गई। कुछ लम्हों बाद दोबारा हिम्मत करके पूछा, फिर आपने हमारी मदद क्यों की? मेरा मतलब है, ऐसे कोई नहीं करता। मोहल्ले वाले तो हमारे खून के प्यासे हो रहे थे। वो औरत नरमी से बोली, जी मैं जानती हूँ, और ये मामला मेरे लिए नया नहीं था। मैं रोज़ ऐसे बहुत से मामला देखती हूँ। दरअसल मेरा ताल्लुक एक NGO से है, हम खवातीन की मदद करते हैं। मैं अपने शौहर के साथ जा रही थी तो सूरत हाल देखकर अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ कुछ हुआ है। ये तो अच्छा था कि मामले की संगीनी का मैंने फरहत से ही पूछा था। मुझे इशारों की जबान भी आती है तो आसानी से इसकी बात समझ ली। साथ ही सबको बावर करवा दिया कि वो अकेली नहीं है। मैं उस औरत की जहानत पर दंग रह गई। बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। वो सचमुच माहौल ख़राब कर रहे थे। उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं उसे फरहत के मुतालिक बताना चाहती थी, मगर कैसे बताती। उस वक्त फरहत वहीं पर बैठी हुई थी और यूँ बात करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। उसे एक फ़ोन आ गया जिसे सुनने से पहले वो औरत नरमी से बोली, आप परेशान ना हो, आप यहाँ पर महफूज हैं। मुझे फरहत की कहानी जाननी है, सो आप कुछ दिन हमारी एनेक्सी में रह सकते हैं। ये साथ ही अलग से मेहमानों के लिए एक पोर्शन बनाया हुआ है। मुलाजिम आपको वहाँ पर ले जाएगा। मुझे अभी ज़रूरी काम से बाहर जाना है, सो शाम में हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ये कहकर वो चली गई, जबकि मेरे शौहर चाह रहे थे कि हमें वहाँ नहीं रहना चाहिए, मगर मैंने उन्हें चुप करवा दिया कि हम जाएंगे भी कहाँ। पर वो एक सोशल खातून है, उसके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो अगर हम उससे मदद मांगेंगे तो एक अच्छा सा किराए का घर भी हमें दिलवा सकती है। खैर, हम सब एनेक्सी में आ गए। एक कमरे में, एक कमरा मैंने फरहत को दे दिया और दूसरे कमरे में हम सब घर वाले रुक गए। इतना कुछ हो गया था, लेकिन अभी तक इस मुंह में से पर्दा नहीं उठा था कि फरहत के बच्चे का बाप कौन है। वो बेचारी तो अब तक अपने बाप के गम में हलकान थी, फिर अचानक से उसके साथ ये सब कुछ हो गया। कुछ सही से पूछने का मौका ही कहाँ मिला था। तकरीबन शाम में हम बाहर आए तो फरहत पहले से ही लॉन में बेंच पर बैठी हुई थी। वो चेहरे से बहुत ज़्यादा उदास लग रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उसकी माँ के मुतालिक पूछा कि वो कब फौत हुई, मगर फौतगी के बजाय वो और ही तरह के इशारे कर रही थी। क्या मतलब, जिंदा है तुम्हारी माँ? मैंने तुक्का लगाते हुए पूछा तो वह इस बात में सर हिलाकर रह गई। फिर कहा, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? कहीं तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को छोड़ तो नहीं दिया? वैसे भी वो तुम्हारे बाप के मरने पर भी नहीं आई थी। मेरे सवालात पर वो चुप रही। मैंने एक दो मरतबा पूछा, मगर उसकी चुप नहीं टूटती। मैं भी इधर उधर की बातें करने लगी। मैं जानती थी कि अपने जख्म यूं दूसरों के सामने खोल कर रखना सभी के लिए एक तकलीफदेह अमल होता है। तभी उसके साथ इतना कुछ हो गया था। कभी दिल में ख्याल आता कि उसकी शादी अपने शौहर से करवा देती हूँ, नेकी ही होगी, लेकिन अगले ही पल बैठी खुद को मलामत कर रही होती। क्या ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? क्या सारी दुनिया की नेकियां करने का ठेका मैंने उठा रखा है? अभी कुछ देर पहले एक नेकी करने का अंजाम भुगत लिया ना, घर से बेघर हो गई। मैं वहाँ एक कोने में बैठी अपने आप के साथ ही जंग में मसरूफ थी। मुझे पता ही नहीं चला जब वो खातून आहिस्तगी से मेरे पास आकर बैठ गई और बातें करने लगी। मैं भी उसके छोटे छोटे सवालों के जवाब देने लगी। जानती हैं, आप जैसी ही ख़वातीन हैं
जिनकी वजह से ये दुनिया एक रहने के काबिल जगह बनी हुई है। अगर आप फरहत की मदद ना करती तो कौन करता। वो मेरी तारीफ़ें कर रही थी जिस पर मुझे खामखा शर्मिंदगी हो रही थी। तभी मैंने उसे फरहत के हमला होने वाली बात बताई तो वो सोचते हुए बोली, हाँ मैं जानती हूँ, वहीं सड़क पर बताया था किसी ने कि ये बच्ची हामला है और सब इस पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाकर निकाल रहे हैं। तो आप बताएं, क्या जानती हैं आप? इसके साथ ये सब कुछ किसने किया है ताकि हम जल्द से जल्द इसके मुजरिम तक पहुंच सकें? मैंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, यही बात तो है, अभी तक उसके मुजरिम का पता ही नहीं चल पाया। मुझे इशारों की ज़बान समझ में नहीं आती और फरहत को इशारों के अलावा बात करनी नहीं आती। जिस रोज़ मुझे ये सब पता चला था तभी उसके वालिद की वफ़ात हुई थी। जब भी ये सवाल पूछती हूँ वो रोने लग जाती है, सो मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया। आप चूँकि उसकी बात को अच्छे से समझ लेती हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप ही उससे ये बात पूछें। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, आप जानती हैं कि आप एक अजीम औरत हैं। आपने एक लड़की की मदद की खातिर अपने घर बार को छोड़कर कितना कुछ बर्दाश्त किया। आप जैसी औरतों की वजह से ही न जाने कितने लोग पुरसुकून हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारी एनजीओ ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि मुझे आपके अंदर काम करने का पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। उस खातून ने बड़े प्यारे लहजे में ये बात की थी जिससे मेरे अंदर एतमाद एकदम से बढ़ गया। मगर मैंने कोई भी फैसला करने से पहले ये कह दिया कि अपने शौहर से पूछ कर बताऊंगी। उन्होंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया, क्योंकि हमारे माशरे में कोई भी काम शौहरों की इजाज़त के बगैर नहीं होता। अच्छा चलें, करती हूँ मैं ये बात फरहत से। इंशाअल्लाह हम इस मसले का भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे और आप परेशान ना हो। यहाँ जितने भी दिन रहना चाहें रह सकती हैं। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर आप जहाँ जाना चाहें जा सकती हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे शौहर की नौकरी छूटी थी। मैं काफ़ी परेशान थी, लेकिन मैं अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होती। मुझे यकीन था कि एक राह बंद हुई है तो रब और नई राहें खोल देगा। फिर अचानक ही फरहत का मामला बिगड़ गया। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी मैंने सोचा था कि मैं एक एनजीओ में काम करूंगी। ये सोच सोच कर मुझे अंदर ही अंदर बेहद खुशी होने लगती और मैं जल्दी से अपने शौहर की तरफ चल पड़ी ताकि उन्हें बता सकूं। मुझे यकीन था कि वो मुझे मना तो नहीं करेंगे, मगर फिर भी पूछना तो था ही। तकरीबन एक दिन के बाद उस औरत ने मुझे और फरहत दोनों को ड्राइंग रूम में बुला लिया। हम वहाँ गए तो उसने बड़े सादा लहजे में बात शुरू की और फरहत से पूछा, बेटा जब तक तुम अपनी कहानी हमें नहीं बताओगी हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये किसने किया है तुम्हारे साथ, खुलकर बताओ। देखना हम उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करेंगे। फरहत खामोश रही। उस औरत ने जोर दिया तो वो नफ़ी में ज़ोर ज़ोर से अपना सर हिलाने लगी। फरहत समझो बात को, देखो वो जो कुछ भी पूछ रही हैं तुम उन्हें बताओ। मैंने संजीदगी से कहा, मगर वो कोई जवाब देने के बजाय वहाँ से उठकर चली गई। उसके जाते ही मेरे दिल में अजीबो गरीब ख्यालात और शक व शुबात सर उठाने लगे। हाँ, या कि इस सब में फरहत भी शामिल थी या उस पर जुल्म हुआ है? क्योंकि अगर उस पर जुल्म हुआ था तो अपने गुनहगार का नाम हरगिज़ नहीं छुपाती। फिर वो ऐसे क्यों कर रही थी? मैं अपने ख्यालों में गुम थी जब उस औरत ने मेरे कंधा हल्के से थपथपाया। परेशान नहीं हो, इन मामलात में लड़कियां यूं ही डर जाया करती हैं। कुछ दिनों तक मुझे यकीन है कि फरहत अपने मुजरिम का नाम ना सिर्फ बताएगी बल्कि उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करने में भी हमारी मदद ज़रूर करेगी। बस हमें तब तक सब्र व तहम्मुल से काम लेना है जब तक वो खुद नहीं बताती। अगर हम उस पर जोर देंगे तो हो सकता है कि वो हमारे साथ भी झूठ बोल दे। मैंने उसकी बात पर सर हिला दिया। मैं वहाँ से जाने लगी तो उस औरत ने मुझे रोक लिया और कहा, आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। कल एक बात पूछी थी मैंने आपसे। मैं वहीं रुक गई मगर अभी तक खामोश थी। अगर आपके शौहर को कोई एतराज़ है तो मैं आपको यकीन दहानी करा दूंगी कि हमारी एनजीओ बाकी एनजीओज़ की तरह काम नहीं करती। हम पुरअमन और पुरसुकून तरीके से काम करते हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको अपना काम भी दिखा सकते हैं। मसला एनजीओ में ख़वातीन को शामिल करना नहीं है, बल्कि हमारा अहम तकाजा यही है कि उम्र जितनी भी हो मगर उसमें कुछ कर गुजरने की ताकत और बर्दाश्त करने की काबिलियत हो। और आप में तो माशाअल्लाह ये दोनों मादे ही बदर्जा मौजूद हैं। तो बताएं कि आप हमारा साथ देंगी? मैंने धीरे से बस असबात में सर हिला दिया, क्योंकि जब कुदरत इतना बड़ा मौका दे रही थी तो मैं उसे क्यों ठोकर मारती। मेरे हाँ कहने पर वो औरत बेहद खुश हुई और कहा, तो ठीक है, आपका इब्तिदाई केस ही फरहत है, यहीं से शुरुआत करते हैं आपके नए सफ़र की। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, लेकिन मैंने इस शय का बिल्कुल भी इजहार नहीं किया था। उसके बाद हम 2-3 दिन तक इंतज़ार करते रहे कि फरहत हमें खुद कुछ बताएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने तो अपना मुंह गोया सिलाइयों से सी रखा था और कुछ भी नहीं बोलती थी। कोई बात कर लो तो जवाब दे देती थी, वरना खामोशी से एक तरफ बैठी रहती थी। एक रोज़ मैं अपने कमरे में बैठी थी जब वो चलती हुई मेरे पास आई और रोने लगी।
मैंने हैरत से पूछा। क्या बात है फरहत, क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? उसने नफ़ी में सर हिलाया और दवाइयों की तरफ इशारा करने लगी, जिससे मैं समझ गई कि वो क्या कहना चाह रही है। क्या तुम्हें दवाइयाँ खानी हैं? इस बच्चे को मारना चाहती हो तुम? मैंने संजीदगी से पूछा तो वह इस बात में सर हिलाकर रह गई। इस बात पर मैंने गहरा सांस लिया और कहा, क्या तुम जानती हो तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि हम इस बच्चे को ज़ाया कर सकें। वो खामोश रही। मैंने फिर कहा, देखो फरहत, अब बहुत देर हो चुकी है। ये फैसला जल्दी लेना होता है, लेकिन जब इस बात का इल्म हुआ तो देर तो तभी हो चुकी थी। अगर हमने ऐसी वैसी कोई भी कोशिश की तो तुम्हारी जान जा सकती है। समझ रही हो ना मेरी बात को? मगर वो रोने लगी। मुझे उसके आंसू देखकर अपने दिल में तकलीफ महसूस हुई। कैसी बेसहारा थी, न कोई रिश्तेदार न ही कोई जानने वाला। क्या तुम अपने घर ले जा सकती हो मुझे? मैंने जल्दी से पूछा तो वो चुप रही। क्या तुम बचपन से गूंगी थी? मैंने नया सवाल पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। यानी इसका मतलब था कि बाद में हुई थी गूंगी। मगर कैसे? इस सवाल का जवाब तो वो खातून ही इससे बेहतर ले सकती थी। मैंने उन खातून जिनका नाम सुरैया था उनसे ये बात की तो उन्होंने भी वही कहा जो मैंने कहा था। फिक्र नहीं करें, हम इस बच्चे का भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हमारे पास कुछ जोड़े ऐसे हैं जो बे औलाद हैं और औलाद के लिए तड़प रहे हैं, सो उनसे राब्ते के बाद ये बच्चा उन्हें दे देंगे। फरहत अभी मासूम है, उसे इस दुनिया के लिए हमें तैयार करना होगा और आप इसमें मेरी मदद करेंगी। सुरैया ने मेरी जानिब देखा तो मैंने फौरन ही हामी भर दी। काफ़ी दिन हो गए हम उनके घर की अनेक्सी में रह रहे थे, सो मैंने उनसे बात की कि हमें कोई भी किराए का छोटा मोटा घर ढूंढ देते। हम ज़्यादा देर आपके घर में नहीं रह सकते। उन्होंने इसरार तो बहुत किया कि कोई बात नहीं, आप जब तक चाहें यहाँ पर रह सकते हैं, मगर मुझे ये बात मुनासिब नहीं लगती थी। सो जल्द ही उन्होंने अपने तवस्सुत से हमें एक छोटा मगर खूबसूरत सा घर किराए पर ले दिया। लेकिन फरहत को उन्होंने अपने साथ ही रख लिया। फरहत वहाँ रहने के लिए मान गई तो मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था। एक रोज़ मैं एनजीओ गई हुई थी तो वहाँ एक लड़का बेहद परेशान बैठा हुआ था। वो मुसलसल सुरैया से कोई बात पूछ रहा था जिसका वो बार बार नफ़ी में ही जवाब दे रही थी। क्या बात है? मैंने करीब खड़ी साथी औरत से पूछा। वो कंधे उचकाकर बोली, ये कौन सा नई बात है? हर महीने यहाँ पर आ जाता है। क्यों? आखिर कोई तो मसला होगा ना जो वो यहाँ आ जाता है। मुझे बताएं क्या बात है? मैंने फिर पूछा तो वो औरत सोचते हुए बोली, पता नहीं, अब तो मुझे भी सही तरह से याद नहीं। इस लड़के की बीवी गुम हो गई है। शायद बचपन का निकाह था और वो लड़की गुम हो गई है। अब भला गुमी हुई लड़कियां भी कभी मिलती हैं? हमने अपने तौर पर बहुत कोशिश की थी, मगर चारों न चार हमें इसकी बीवी नहीं मिली। तो वो हर हफ्ते अपनी बीवी के मुतालिक कोई ना कोई मालूमात लेने यहाँ पहुँच ही जाता है। मुझे ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। क्या इसे कोई भी इशारा नहीं मिला कि वो लड़की कहाँ जा सकती है? उस औरत ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, वो खुद भागती या उसे भगाया जाता तो बात अलग थी। उस लड़की को तो उसके माँ बाप ने खुद बेचा था। हैं? मेरी दबी दबी चीख निकली। क्या मतलब? बाप ने खुद बेचा था? आज के दौर में भी होता है क्या ऐसा? मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मगर वो औरत काफ़ी पुरसुकून लग रही थी क्योंकि उनके लिए ये बात नई नहीं थी। वो एक दिन के ऐसे न जाने कितने केस देखती थी। सुरैया उस लड़के से बात करके वहाँ से चली गई तो मैं हमदर्दी के ज़ेर असर उसके पास जाकर बैठ गई और कहा, मुझे बताओ पूरी बात। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ। मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा, लगता है आप नई हैं। यहाँ पर मौजूद सीनियर खवातीन कुछ नहीं कर पा रही तो आप क्या कर सकती हैं भला? वो तीखे लहजे में बोला तो मैं खामोश हो गई क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। न मेरे इतने राब्ते थे, न ही मेरे पास इतने ज़राए थे कि मैं इतने लोगों की नाकाम कोशिश के बावजूद उस लड़के की बीवी को ढूंढ सकूं। मैं वहाँ से जाने लगी तो वो लड़का सरगोशी के अंदाज में बोला, अगर मेरी बीवी नहीं मिली तो मेरे वालिदैन मेरी दूसरी शादी कर देंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तुम कहाँ चली गई हो ज़रिश? मुझे उस लड़के पर बहुत ज़्यादा तरस आया, लेकिन आखिर मैं उसकी क्या ही मदद कर सकती थी। देखो बच्चे, मैं ज़्यादा लोगों को तो नहीं जानती, मेरे पास इतने ज़्यादा इख्तियारात भी नहीं हैं। मैं एक आम सी घरेलू औरत थी जो एक अचानक हादसे के बायस यहाँ काम करने लगी। लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी जैसे तैसे भी तुम्हारी मदद कर सकूँ, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर बेटा ये तुम्हारा अपना नसीब है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकूँगी। मगर एक दफ़ा यकीन करके तो देखो। अभी हम दोनों बात ही कर रहे थे जब सुरैया वहाँ आ गई। हम दोनों को बात करते हुए उसने सुन लिया, जिस पर नरमी से बोली, ये ठीक कह रही है जमशेद, मदद तो जितनों की ली जा सके उतना ही अच्छा होता है। अभी तो एनजीओ के बंद होने का टाइम हो चुका है, तो तुम इस तरह करो कि मेरे घर आ जाओ और आप भी मेरे साथ ही मेरे घर चले। वहाँ हम एक छोटी सी मीटिंग करते हैं और मैं आपको पूरी सिचुएशन बता देती हूँ, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे केस पड़े हैं। तो आप इस केस को अपने तौर पर हैंडल कर लें, बाकी जो कुछ भी आपको चाहिए होगा वो हम मुयस्सर करेंगे।
पहली बात सुरैया ने जमशेद से की और दूसरी बात मुझे मुखातिब करते हुए। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि वह आम औरतों की तरह बोझ नहीं रखती थी। उन्होंने बड़े अंदाज में सारा मामला संभाल लिया था। तब तक एनजीओ भी बंद हो गई, जिसके बाद जमशेद अपनी गाड़ी में और मैं सुरैया की गाड़ी में उनके घर आ गई। वो हमें सीधा ड्राइंग रूम में ले गई और वहां जाकर मुझे जमशेद के केस की ब्रीफिंग देने लगी। केस का बचपन में ही अपनी तयाजात के साथ निकाह हो चुका था। वो पठान है और पठानों में ऐसा बहुत आम है कि पठान यहाँ के पंजाबियों को अपनी बेटियां बेच देते हैं, लेकिन इनके खानदान में ऐसी वैसी कोई भी रस्म नहीं थी। जरिश के घर के हालात एकदम से ही बिगड़ गए। वहाँ के किसी सरदार ने उनकी ज़मीनों पर कब्जा वगैरह कर लिया और कहा कि इतनी रकम मुझे दोगे तो आप लोगों की जायदाद छोड़ दूंगा। ये बेचारे हर तरह से कोशिश करते रहे, मगर कुछ भी मुमकिन नहीं हो सका। इन सब के घर का सारोदारो मदार उसी ज़मीन पर था जो उस सरदार ने अपने कब्जे में ले रखी थी। तभी किसी तरह जरिश के वालिद ने छुपकर उसे एक पंजाबी को बेच दिया और इस बात की भनक भी किसी को नहीं होने दी। सबको एक ही बात कही कि वो किसी रिश्तेदार के घर गई है। जिस रिश्तेदार का नाम उन्होंने बताया था, जमशेद की उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया कि हमें तो जरिश की कोई खबर ही नहीं है, ना ही लाला ने उसे हमारे पास छोड़ा है। यह खबर फैलते ही पूरे खानदान में एक कोहराम मच गया। जबकि दूसरी जानिब जरिश के बाप चुप था। वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। सूरत हाल जब बिगड़ने लगी और जमशेद के घर वालों ने उनकी छोटी बेटी उठाने की धमकी दी तो उसके बाप ने बताया कि वो कुछ लाख में अपनी बच्ची को बेचकर ज़मीन वापस हासिल कर चुका है। चूंकि ये पठान थे, इनकी गैरत का मामला भी था और जमशेद की जानिब से मोहब्बत का भी। उन्होंने अपने तौर पर उस पंजाबी की खोज लगाने की बहुत कोशिश की, मगर जो पता उसने बताया था वो भी झूठा था। वो जरिश को लेकर लोगों के समंदर में एकदम से गायब हो गया था। पुलिस की मदद ली गई तो पता चला कि जरिश का अभी तक शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना, वरना उसी से ही हमें कोई मदद हो जाती। फिर ये जमशेद हमारे पास आया। हमने भी अपने तौर पर बहुत कोशिश की, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक वो केस होता है जिसका सारा डाटा मौजूद होता है तो बंदे का पीछा करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं होता, मगर जिस केस में कोई डाटा ही ना हो, पेपर वर्क के बगैर सारा कामकाज किया गया हो, उसमें हम क्या ही मदद कर सकते हैं। सुरैया बोलकर चुप हो गई। जमशेद भी अपनी जगह खामोश था। सांप तो मुझे भी सूंघ गया था, क्योंकि मैं जितनी पुरएतमाद बन रही थी, मेरा सारा एतमाद उड़न छू हो गया था। वो इतने बाअसर और असर व रसूख वाले लोग थे, मगर जब वो कुछ नहीं कर सके तो मैं क्या ही कर सकती थी। अब बताएं, आप ये केस कैसे हल कर सकती हैं? सुरैया ने मुझसे पूछा। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, मुझे किसी शय के गिरने का शोर सुनाई दिया। हम तीनों ने मुड़कर देखा तो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर फरहत बेहोश पड़ी हुई थी। हम तीनों उसके पास गए और जब सीधा किया तो जमशेद फौरन से बोला, जरिश, यही तो जरिश है। जरिश उठो, तुम ठीक तो हो ना? वो दीवानों की मानंद उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, जबकि सुरैया और मैं पीछे खड़ी हैरत से ये सारा मंजर देख रही थी। क्या वो जरिश थी? मेरे दिल ने पूछा तो दिमाग ने इसे फौरन ही झटक दिया। नहीं, वो जरिश नहीं थी, वो तो फरहत थी। हो सकता है जमशेद हमारे साथ झूठ बोल रहा हो। मैंने सुरैया को देखा तो उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। देखो, एक दफ़ा कुछ भी ना बोलना। मैं भी चुप कर गई, मगर जमशेद की हालत तो बहुत बुरी हो रही थी। उसके चेहरे पर पसीना वाज़े देखा जा सकता था। वो बार बार उसके गाल पर थपकी देते हुए एक ही नाम पुकार रहा था, जरिश। देखो, आज मैं मन्नत मांग कर आया था कि काश तुम मुझे मिल जाओ, और कितनी जल्दी मेरी मन्नत पूरी हो गई। उठो जरिश। वो पागल हो रहा था। सुरैया ने नरमी से उसे पीछे हटाया और सहारा देकर फरहत को सोफे पर लेटाने के बाद डॉक्टर को बुलवाया तो उसने बताया कि बच्ची का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था। ऐसी हालत में ये नॉर्मल है। डॉक्टर के जाने के बाद जमशेद दीवानों किसी कैफियत में बोला, ऐसी हालत मतलब क्या ये हमला है? उसके पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। फरहत का बढ़ा हुआ पेट खुद ही सब कुछ बता रहा था। ये कहाँ मिली आपको? मैंने उसे बताया कि ये जरिश नहीं फरहत है तो वो मजबूत लहजे में बोला, अब भला अपनी बीवी को पहचानने में भी कोई गलती कर सकता है क्या? जब वो होश में आई तो जमशेद के गले से लगकर ज़ारो कतार रोने लगी। वो उससे बात कर रहा था, मगर वो मुसलसल रोए चले जा रही थी। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बताओ इन सबको कि तुम मेरी जरिश हो, जमशेद ने सख्ती से कहा। तो उसने बताया कि वो बोल नहीं सकती, गूंगी है। ये जमशेद के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वो जल्दी से बोला, नहीं नहीं, ये बोल सकती है, गूंगी नहीं है। जिस पर फरहत ने इशारों से बताया कि वही जरिश है, और जब उसे बेच दिया गया तो वो शख्स जिसे सब उसका बाप समझते थे उसे यहाँ ले आया और किसी को भी नहीं बताया कि वो मुझे खरीद कर लाया है।
सभी को अपनी बेटी बताता रहा और ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसी का है। मैं बहुत रोती चीखती थी, उसे खुद के करीब नहीं आने देती थी, तो उसने मेरी जबान चला दी, जिसके बाद मैं बिल्कुल ही नहीं बोल सकती। जिस रोज वो मरा था उस दिन मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक दुख का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा कि मैं हामला हूं। वो इशारे करती जा रही थी और सुरैया उसके इशारों का मतलब बता रही थी। ये पूरी बात सुनने के बाद एक लम्हे की ताखीर किए बगैर जमशेद बोला, जो हुआ सो हुआ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे गूंगी बहरी जैसी भी हो कबूल हो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। जबान चली है ना, काटी तो नहीं? हम उसका भी इलाज करवाएंगे। मुझे दादाजी ने मेरे हिस्से की जमीन दे दी है, तो मैं सारा पैसा तुम पर लगा दूंगा। बस तुम मेरे साथ चलो, ये बच्चा भी हम छुपा देंगे। मैं वादा करता हूं ये राज किसी को नहीं बताऊंगा। वो दीवानगी के आलम में रो रहा था, साथ ही साथ जरिश को भी गले से लगाए हुए था। ये सब देखकर हमें भी बहुत रोना आ रहा था। वो कहानी जो हमारे एक छोटे से मोहल्ले से शुरू हुई थी, उसने एक लड़की को अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया था। इस सब में किसी का कमाल नहीं था सिवाय जमशेद के, जिसने एक भी सवाल नहीं किया और अपनी बीवी को बाइज्जत तरीके से कबूल किया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।